Hello everyone, this is Rupesh Mishra and I welcome you all to your channel that is Math Path। देखिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लास्ट यूनिट पे हैं हम लोग अब एमसीक्यू पे। इससे पहले हम लोगों ने ये सारे के सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, 2 3 4 कन्वर्जेंस तक ख़त्म हो गया है। अब हमारी बारी है ख़त्म करने की या पढ़ने की, रेसिड्यू एंड कंट्यूर के बारे में पढ़ने की बारी है हमारी। ठीक है, तो यही हम लोगों ने काफ़ी सारे एमसीक्यू अभी तक कर लिए हैं। आई थिंक 100 के पार जा रहा होगा, 150 के करीब पहुंच रहा होगा। उसके आगे भी हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसको करके हमारा फाइनली आज कॉम्प्लेक्स के एमसीक्यूज़ जो कि बुक के अलावा क्वेश्चन बैंक से भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन रिसर्च बचेगा। उसके 2 चैप्टर बचेंगे, जिसमें से एक चैप्टर तो बहुत छोटा है, एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा, और एक चैप्टर में 2 से 3 वीडियो बनेंगे। तो आई थिंक आपका 2 से 3 दिन में मैं इसे ख़त्म कर देने वाला हूँ। ठीक है, और बाकी जितना भी पड़ा हुआ है वो सब आप रिवीजन जितना हो सके बार बार करिए। ठीक है, और जो बचा हुआ है थोड़ा सा, विच इज़ जस्ट आई थिंक 5% टू द होल, 5% भी नहीं बचा हुआ है, तो वो मैं 1 से 2 दिन में ख़त्म करा दूँगा। ठीक है, बाकी आप लोग के हाथ में खूब पढ़िए। ठीक, वीडियो जो भी 1 2 3 आने वाली है उनका इंतज़ार ना करते हुए अब अपना तैयारी करिए, वो तो मैं अपलोड कर ही दूँगा। चलिए, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिलेटेड टू कॉची रेसिड्यू थ्योरम। इनमें से कौन सा है जो कॉची रेसिड्यू थ्योरम से रिलेटेड है? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि कॉची ने इंटीग्रल फार्मूला दिया था किसी एनालिटिक फंक्शन के लिए, और बोला था कि सिर्फ सिंपली आपको 2πi का मल्टीप्लाई करना है उसके रेसिड्यूज़ पे, और कितने रेसिड्यूज़ जितने भी होंगे सबका सम कर लेंगे, सारे के सारे रेसिड्यूज़ का सम करने का। तो 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज़, इसे ऐसे भी लिखा, कैसे कैसे लिखा हो सकता है? ये ऐसे लिखा हो सकता है 2πi और ब्रैकेट में r1 प्लस r2 प्लस डॉट डॉट rn भी लिखा हो सकता है, या फिर सिंपल सा 2πi इंटू सिग्मा r भी लिखा हो सकता है। तो कैसे भी लिखा होगा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हल्का सा ब्लर है लेकिन एडजस्टेड है, दिख सकता है, दिख रहा है, विजिबल है। एट जेड इज इक्वल टू 2, ये इक्वल का साइन है बच्चों। ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू 2 फंक्शन दे रखा है, एफ जेड दे रखा है 2z प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड माइनस 2 इज़, ये क्या है? रेसिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू 2 पे। तो पहले देखिए, रेसिड्यू जब भी होता है तो हमारा कुछ ना कुछ पोल होता है, और पोल हमारा डिवीजन यानी डिवाइडेड में यानी डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उससे निकाला जाता है। तो इसे फैक्टराइज कर देगा हम, तो z माइनस 2 इंटू जेड माइनस 1 हो जाएगा। डायरेक्टली कर दिया मैंने, आपको आता होगा, मिड टर्म स्प्लिटिंग से करना आता होगा आपको। ठीक है, वैसे भी देखेंगे तो ये एक सेकेंड, एक प्लस बनाना पड़ेगा, इसे प्लस कर दीजिए, तो ये -2 हो जाएगा, -2z प्लस जेड, हाँ ठीक, तो -1 आ जाएगा। फिलहाल ये +1 होगा। तो इसने जेड इक्वल टू 2 पे बात की है। ठीक, आपको पता है रेसिड्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 सॉरी 2, ये सिंपल पोल है क्योंकि z-2 एक ही फैक्टर आया नीचे, तो लिमिट z टेंडिंग टू 2 निकालने का तरीका है, और जो फैक्टर जिस पे निकालना होता है उसे यहाँ लिखते हैं और आपका फंक्शन लिख देते हैं पूरा का पूरा। फंक्शन क्या है, 2z प्लस 1 होल अपॉन z-2 और z प्लस 1। तो ये वाला जिसकी वजह से देखिए, जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म बनने वाली वही हट जाता है। हटा जैसे आप z इक्वल टू 2 आप रखेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5 हो गया, और नीचे रखेंगे 2 2 1 3, तो 5/3 आ गया आंसर। सो आंसर इज 5/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन अराउंड मॉड जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 1। मतलब क्या ये रहा है, इसका हमें करना क्या है, इस सर्कल के अंदर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये सर्कल है क्या? वैसे ये सर्कल है भैया हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो ये इसकी बात कर रहा हूँ, x प्लस आई वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 1। एक्स और 1 को एक साथ कर लेंगे क्योंकि दोनों रियल है, प्लस आई वाई। अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 और y का 0, ये निकल आएगा सेंटर, और 1 उसकी रेडियस। तो ये देखिए कहाँ बनेगा, 1,0 सेंटर है और 1 रेडियस है, तो ज़रा बनाइए कहाँ बनेगा, 1,0 मेरे ख्याल से यहाँ बनेगा, और इसकी 1 ही रेडियस है, उसको ये टच करके जाएगा ऐसे करते हुए। ठीक है, ये 1,0 हो जाएगा हमारा, और ये पॉइंट जो होगा हमारा 2,0 हो जाएगा, और ये 0,0 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब देखिए, अगर यहाँ पे रेसिड्यू इंटीग्रेट करना है तो हमें रेसिड्यू की हेल्प से करेंगे,
ये कॉची ने बताया था कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड जो होता है वो 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यूज होता है। तो कितने रेसिड्यूज हैं यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर -1 है ना, तो जेड -1 और जेड +1 दो आ गए हमारे, जेड -1 जेड +1। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो अगर हम देखें तो इन दोनों में से अंदर कौन सा है, कौन सा बाहर है? दोनों बाहर हैं या दोनों अंदर है, क्या है? देखिए, तो z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 क्या इसके अंदर फॉल करेगा? z इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब होता है? देखिए, z इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया एक तरीके से, इसका मतलब हुआ कि भाई 1 + i इंटू 0, आप इसे z को x + i y भी कह सकते हो। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है ना, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। तो जब ये है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट तो इसके अंदर है, यही है ये वाला पॉइंट z इज इक्वल टू 1 वाला। लेकिन z इज इक्वल टू -1 वो इधर आ जाएगा, यहीं यहाँ बाहर, तो वो तो फॉल ही नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? तो जो इनसाइड होगा वही हमारा पोल होगा एक तरीके से। मतलब हमें कुल मिला के पोल किस पे निकालना है? z बराबर, जैसे लिखा तो है जेड स्क्वायर अपॉन जेड -1 और z+1। जो इनसाइड है ये इनसाइड है, इसी पे निकालना होगा पोल। तो सॉरी रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंडिंग टू 1 z-1 फैक्टर पहले लिख देंगे, जेड स्क्वायर अपॉन इसे नीचे क्या था z-1 और z+1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब z की वैल्यू जैसे आप 1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो एक ही पोल बन ही रहा था, सॉरी हाँ एक ही पोल बन रहा था, तो एक ही रेसिड्यू निकला। तो एक ही रेसिड्यू इनसाइड होगा, उसी का रेसिड्यू निकलता है, तो 1/2 आया। अब आपको पता है 1/2 आता है जब भी हमारा रेसिड्यू निकाल लेते हैं, और उसी में हम जब 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकल के आ जाता है। यही तो अभी हम लोगों ने सीखा, यह है इसका इंटीग्रेशन। 2 से 2 कैंसिल, पाई आ गया, पाई आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, ये क्या आ गया भाई? द रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इज इक्वल टू 3 पे निकालना है। तो आपको पता है z इज इक्वल टू 3 पे निकालना है, तो वही उसी का ही फैक्टर कट जाता है। ठीक, तो ये कट जाएगा, बाकी उठा के रख दीजिए। 3 पावर 3 ऊपर हो गया और 3 - 1 पावर 4 नीचे होगा, 3 - 2 हो गया। तो ये 2 बच गया, 2 पावर 4 हो गया 16, और ये 1 हो गया, 3 पावर 3 हो गया 27/16। आंसर 27/16 डी। नेक्स्ट देखिए, ये सब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है। जो इसके पहले हम लोग जो बुक से MCQs कर रहे थे उसमें भी मैंने ये ट्रिक्स सारे बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, बट क्वेश्चन कुछ अलग हो सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन दिस एट z इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहले नीचे फैक्टराइज कर दीजिए, z 1 + z। आपको z इज इक्वल टू 0 पे बोल रहा है, तो z यहाँ पे एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लिमिट लेनी पड़ेगी। z टेंडिंग टू 0, z से z कट गया, z की वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/1 आ गया, एक तरीके से 1 आ गया, 1 ही तो है इसका, तो रेसिड्यू कितना आ गया? 1 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है भाई? रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन कॉट z एट द सिंगुलर पॉइंट। देखिए इसने बोला नहीं है कि किस पॉइंट पे, लेकिन बोल दी, ये बता दिया सिंगुलर पॉइंट। तो ये बताइए कॉट z का सिंगुलर पॉइंट क्या होगा? इसको तोड़ लीजिए, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। कॉस z अपॉन साइन z कर दीजिए। साइन z सिंगुलर यानी 0 कब होगा? साइन z को 0 कर लीजिए। वैसे 0 करेंगे 0 तो आएगा n पाई पे, तो n पाई ना लिख करके आप सिंपल सा पहला सिंपल वाला z इक्वल टू 0 पे ही मान लीजिए, है ना। जो पहला होगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो हर पाई पे 0 होता है, मतलब 0 पाई पे भी 0 होता है, +1 पाई पे भी 0 होता है, -1 पाई पे भी 0 होता है, +2 पाई पे भी 0 होता है, -2 पाई पे भी 0 होता है, +3 पाई पे भी 0 होता है, -3 पाई पे भी 0 होता है। ठीक है, तो सब पे 0 होता है। तो चलिए फिर, तो हम 0 पे पता कर लेते हैं इसको। ठीक है, और उसी पे चेक भी कर लेते हैं। वैसे भी अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया हुआ है, जब इस टाइप का कोई फंक्शन होता है, मतलब कैसा, f(z) अगर फाई z अपॉन साइन z जैसा होता है फंक्शन, तो इसका पोल डायरेक्टली निकाला जाता है। ये फाई z है, ये साइन z है, इसका पोल कैसे, इसका रेसिड्यू कैसे निकाला जाता है? इसका रेसिड्यू का फॉर्मूला होता है, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, निकालते हैं। तो क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं z टेंडिंग टू 0, और ऊपर फाई ऑफ z लिखे रहने देते हैं, और नीचे साई का डैश कर देते हैं, मतलब नीचे डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो अभी याद कीजिए, ये था हमारा कॉस z अपॉन साइन z था ना, कॉस z अपॉन साइन z। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करिए, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा साइन z का कॉस z हो जाएगा, कॉस z कॉस z कैंसिल, z की वैल्यू 0 रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आंसर कितना आ गया 1। तो कितना है यहाँ पे 1। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, रेसिड्यू
ऑफ द फंक्शन 4/1 माइनस जेड एट द सिंगुलर पॉइंट। तो सिंगुलर पॉइंट है कौन यहाँ पे? सिंगुलर पॉइंट डिनोमिनेटर से देखा जाता है, उसको जीरो करके देख लीजिए, आपको पता चल जाए कौन सा सिंगुलर पॉइंट है। जेड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। हमें रेसिड्यू निकालना है, वही सिंपल था, रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू 1, और यही ओरिजिनल वाला फैक्टर कट जाएगा जेड माइनस 1, ठीक है। क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जेड यानी 4/1 माइनस जेड, और नीचे से माइनस कॉमन आएगा भाई, है ना, नीचे से माइनस कॉमन आएगा तो माइनस बाहर चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस आ जाएगा बस ऊपर, माइनस यहाँ लिख देता हूँ, तो बचा ही नहीं कुछ, तो -4 आया सिर्फ, तो -4 हमारा आंसर हो गया। +4 का गलती से मत कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन दिस। अब नीचे अगर आप देख पा रहे होंगे तो z -0 की पावर 4 लिखा है नीचे, ठीक है, यानी z निकाल लीजिए, सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, z इज इक्वल टू 0 ही तो सिंगुलर पॉइंट है, मैंने 0 पे चेक करना है हमें, 0 पे हमें रेसिड्यू निकालना है, लेकिन वो कितने ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का, पोल ऑफ ऑर्डर 4। क्या करना चाहिए, तो देखिए निकालना हमें इस पे है, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा है इसी को हम क्या मानते हैं, इसी को मानते हैं हम फाई ऑफ जेड, क्या है, साइन जेड, और कितने पोल का है, 4, तो जितने पोल का आता है बच्चों एक कम कर देते हैं, ठीक, एक कम करेंगे तो 3 आया, इसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन करिए, तो हमें कितनी बार करना है, 3 बार। सोच के देखिए, साइन जेड का एक बार करेंगे कॉस जेड आया, फिर एक बार करेंगे माइनस साइन जेड आया, फिर एक बार करेंगे तो माइनस कॉस जेड हो जाएगा, तो सिंपल डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ माइनस कॉस जेड। अब इस पर वैल्यू भी रख दीजिए, क्या, जेड की वैल्यू यहाँ पे जो 0 है रख दीजिए, मतलब एक तरीके से लिमिट रख रहे हैं हम लोग, जेड टेंडिंग टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, -1 आ गया एक तरीके से। अब फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या बताया था मैंने, रेसिड्यू जब हमारा पोल ऑफ ऑर्डर m होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके एक कम फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, मतलब 4 था ना, 4 - 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और जो हमारा उतनी उससे एक कम बार जो हमने डिफ्रेंशिएशन किया, यानी 3 बार डिफ्रेंशिएशन किया है ना, और उसमें a रख के जो अभी आपने निकाला -1/3 फैक्टोरियल, कितना हो गया, -1/6, तो क्या ऑप्शन में है, देखते हैं, हाँ ऑप्शन में तो है ये। देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है, नीचे जेड पावर 4 है तो 3 बारी करना पड़ेगा, हमारा फाई जेड क्या है, फाई जेड है हमारा 1 - e⁻²z, 3 बार डिफ्रेंशिएट करिए, एक बार करता हूँ मैं पहले, 1 0 हो गया, माइनस का 2 आ गया e⁻²z, दोबारा करिए, दोबारा करेंगे तो एक बार 2 और आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तिबारा करेंगे तो -8 हो जाएगा, है ना, और e⁻²z, तो मैं तीसरी बार भी लिख देता हूँ, फाई ट्रिपल डैश जेड इज इक्वल टू -8 e⁻²z। अब हमको वैल्यू भी रखनी होती है, अब कह रहे हैं इसके पोल पे निकालना, तो नीचे अगर देखा तो z पावर 4 लिखा है, यानी z पावर 4 की जगह पे z -0 की पावर होल 4 लिख दें, तो z बराबर एक तरीके से एक हमारा 0 मिलेगा नीचे, जिसकी वजह से पोल बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो a की वैल्यू है या z की वैल्यू 0 पे चेक करनी है, तो -8 e की पावर 2 × 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये होगा -8, ठीक, -8 तो आ गया, आपको याद है ना, -8 ऊपर लिख दिया हमने, और नीचे एक कम फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया, -8/3 2 × 6, कैंसिल हो रहा है क्या, -4/3, आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, ये भी वही आ गया रेसिड्यू, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है, पावर 2 लिखा है यहाँ पे, तो एक कम बार डिफ्रेंशिएशन करना होता है, 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर जेड, अब नीचे 0 है तो 0 रखेंगे, तो सेक कॉस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की वैल्यू 1, कुल मिला के 1 आ जाएगा, तो 1/, और इसी का ही एक कम फैक्टोरियल से डिवीज़न, तो वो तो फिलहाल 1 ही आ गया, ठीक है, ये इसकी वजह से तो मान लीजिए एक आ गया, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे मिस कर रहे हैं, tan z लिखा है, क्या tan z को हमें तोड़ेंगे नहीं, sin z/cos z, ठीक है, तो नीचे से अगर देखें इसको, नीचे भाई हम लोग जो पोल निकालते हैं वो डिनोमिनेटर को 0 करके निकालते हैं, जब डिनोमिनेटर को आप 0 करोगे तो यहाँ से तो 2 मिलेंगे, z इज इक्वल टू ऑर्डर 2 का 0 मिलेगा, और ये cos z को अगर 0 करेंगे तो 90 पे 0 होता है, तो ये π/2 देगा हमें, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 वाला तो अभी हम लोगों ने चेक किया, तो वो तो 1 आ रहा था, ठीक है, अब हम लोग π/2 वाला भी चेक करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए π/2 वाला क्या होगा, तो हम लोग π/2 पे चेक करते हैं, ठीक है, देखिए π/2 पे चेक करेंगे तो हमारा पहले फंक्शन तो tan z लिखा ही हुआ है अपॉन z स्क्वायर,
तो जेड स्क्वायर फिर दिक्कत तो करेगा नहीं अगर पाई बाई टू पे चेक करेंगे, और पाई बाई टू पे भी हमारा साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर इंटू कॉस जेड, ये दिक्कत करेगा सिर्फ पाई बाई टू पे, तो यही हमारा हट जाएगा। तो बचेगा कौन, सिर्फ सिर्फ इतना सा बचेगा। तो पाई बाई टू उठा कर इसी पे रखेंगे, तो साइन पाई बाई टू अपॉन नीचे जेड स्क्वायर है तो पाई बाई टू का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू 1 और ये हो जाएगा 4 ऊपर और पाई स्क्वायर नीचे। तो पॉजिटिव में आ रहा है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गिवन एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैसे लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए, हाँ ए स्क्वायर है, वैसे यहाँ नीचे देखिए ए लिखा हुआ ना, तो ए स्क्वायर होगा। तो क्या करें, देन जेड इज इक्वल टू आई ए इज़ अ पोल एंड आई ए बाई टू इज़ अ रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू ए। अच्छा, इनमें से ऑप्शन चेक करना। तो देखिए, अगर हम पोल चेक करें तो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर होगा पहली बात, तो जेड की वैल्यू प्लस माइनस आई ए होगी। इन्हीं दोनों में से किसी में चेक करना पड़ेगा, बल्कि अगर हम चेक करें तो दोनों पे चेक करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ बोला नहीं, इसने तो फिलहाल जेड इज इक्वल टू आई ए पे चेक करने को बोला है तीनों ऑप्शन में। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो तीनों में जेड इज इक्वल टू आई ए पे चेक करने को बोला, चलिए चेक करते हैं। तो जेड इज इक्वल टू आई ए पे अगर चेक करना है तो सिंपली अगर रेसिड्यू निकालते हैं हम लोग, भाई जेड इज इक्वल टू आई ए भी एक पोल है और जेड इज इक्वल टू माइनस आई ए भी एक पोल है, मतलब दो पोल हैं अलग अलग ऑर्डर एक के। तो ठीक है, ये तो बात सही है कि वो पोल है, ये बात तो सही है, सिंपल पोल है, ये और अच्छी बात है। सिंपल पोल बोलना और भी सही है, क्यों, क्योंकि ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो हम आंसर फिर निकालते हैं, रेसिड्यू निकालते हैं। तो रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू आई ए, तो रखेंगे लिमिट जेड टेंडिंग टू आई ए, तो जेड माइनस आई ए और इंटू जेड अपॉन ये ए स्क्वायर है, मैंने बताया ना आपको, जेड प्लस आई ए और इंटू जेड माइनस आई ए। तो जेड माइनस आई ए से जेड माइनस आई ए कैंसिल हो गया, तो जेड प्लस आई ए बचा। अब जेड ये आई ए उठा के रखेंगे तो आई ए अपॉन आई ए प्लस आई ए, और आई ए मिला के चले जाइए। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये आई ए ऊपर और आई ए प्लस आई ए नीचे, यानी आई ए अपॉन 2 कितनी बार आई ए कह रहा हूँ, आप लोग आ नहीं रहे हैं, हमको बुलाए होते एक बारी तो हम आ गए होते। तो आई ए से आई ए कैंसिल हो गया, तो 1/2 आया सिर्फ, है ना, सिंपली 1/2 आया। ठीक है, तो ये 1/2 आ रहा है, आई ए बाई 2 तो नहीं आ रहा है। तो भाई यहाँ पे ऑप्शन सही करना पड़ेगा, क्योंकि आई ए बाई 2 तो कैंसिल हो जा रहा है ना भाई, है कि नहीं। ठीक है, तो या तो यहाँ पे 1/2 कर दें हम, ठीक है, या फिर हम एक काम कर दें, किसी नन ऑफ दिस लगा दें। ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक सही होगा। तो वैसे आंसर वहाँ सही दिया होना चाहिए, नहीं तो हम लोग नन ऑफ दिस में टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट देखिए, ये क्या आ गया भाई, सी सर्कल है जिसकी रेडियस 4 है, जिसका सेंटर 0 0, इससे क्या पता चलता है, सेंटर 0 0 रेडियस 4 है। एफ जेड दे रखा है, एफ जेड अगर आप देखें तो जेड स्क्वायर ऊपर तो ठीक है, लेकिन नीचे देखें तो फैक्टर बन रहा है, जेड प्लस 1 और जेड प्लस 2 और दोनों की पावर 2 2 और 2, है ना। जेड स्क्वायर प्लस 3z+2 को मिड टर्म स्प्लिटिंग यानी मध्य पद को तोड़ने वाले तरीके से क्लास 10 से तरीके से करेंगे तो आप कर लेंगे। तो गाइस इसका इंटीग्रेशन निकालिए, तो भैया वो इंटीग्रेशन अगर आप जब निकालते हैं तो जितने पोल हों उसमें जितने रेसिड्यू निकाल सकते हैं सबको निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 2πi का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा इंटीग्रेशन निकल के आ जाता है। यही तो सबसे पहला क्वेश्चन था आज का, है कि नहीं। और ये भी देखना है कि ये जो हमारा डोमेन दे रखा क्या उसके अंदर दोनों पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अगर रेडियस आप 4 रेडियस का सर्कल बनाओगे, सोचो आप, तो 4,0 यहाँ पे -4,0 यहाँ पे, तो उसमें z+1 जो बना था और z+2 जो था, z = -1 और z = -2 सब इधर पड़ेंगे। तो दोनों पे हमें पोल निकालना पड़े, दोनों का पोल होगा और दोनों पे हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखिए ऐसे में ये हो तो जाएगा, ठीक है। फिलहाल जैसे मान लीजिए मैं कहना ये चाहता था कि लिखा है z+1 पावर 2 और z+2 पावर 2, इसका रेसिड्यू अगर आपको निकालना है तो अगर z -1 पे आप निकालोगे तो इसको मानोगे आप 5z, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, तो एक बार इसका इस 5z को इसे 5z मानेंगे, एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा और उसमें z -1 रखना पड़ेगा और जैसे 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। फिर एक बारी आपको z = -2 पे करना पड़ेगा
और इसको फाइव जेड मानना पड़ेगा और उस पर निकालना पड़ेगा। फिर दोनों पोल दोनों जो रेसिड्यूज आएंगे उनको आप ऐड करेंगे, देन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2πi, यू विल गेट द आंसर। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, एक शॉर्ट ट्रिक समझिए बड़े प्यार से, क्योंकि z = 4 के दोनों अंदर ही हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये बड़ी सिमेट्रिकल अप्रोच है समझने की। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो -1 मिलेगा, -1 जरा उठा के यहाँ पे रखिए, तो -1 + 2 होगा ना, तो ये +1 आपको देगा। जब आप यहाँ से z = -2 निकालोगे बच्चों, यहाँ रखोगे, -2 + 1 आपको -1 देगा। ये +1 दे रहा है, ये -1 दे रहा है, ये आपस में एक दूसरे को, ये जो रेसिड्यू है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो रेसिड्यू जो आएगा बच्चों, पहला आएगा जो भी वैल्यू आई बाई चांस, दूसरी वैल्यू उसी का जस्ट अपोजिट आएगी, तो दोनों कैंसिल होकर के 2πi का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा इसका। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन करना है dz/z sin z, और सी जो हमारा सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 है, मतलब एक तरीके से ये क्या लिखा हुआ है, mod z = 1, ठीक। अच्छा भाई, तो ये लिखा रखा है, आप 0 करोगे तो z0 पे sin 0 और z0 दोनों के दोनों हमारे इंटीग्रेट हो सकते हैं, लेकिन इसे सिर्फ इंटीग्रेट करने को बोला और सर्कल दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें पोल, तो z भी 0 मिलेगा और sin z भी वैल्यू की 0 मिलेगी, और ये दोनों के दोनों z 0 ही देंगे और दोनों के दोनों इसमें फॉल करेंगे, इनसाइड फॉल करेंगे। तो आपको ऐसे में सॉल्व क्या करना है भाई, यहाँ से कुछ पोल निकालने का अगर तरीका ढूंढे भी तो z तो कैंसिल हो सकता है, z पे निकाले z = 0, लेकिन sin z का फिर क्या करेंगे, है कि नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए हम लोग इसको चेंज क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा सर्कल है, ठीक। पूरा सर्कल कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, अगर हमें यहाँ से स्टार्ट करें z = 0 से, तो हमें पूरा एक सर्कल लेना पड़ेगा 2π का, तब जा कर के ये हमारा पूरा कवर होगा, ठीक। या फिर 0 से पाई ले लें, उसका डबल कर दें तो भी हो सकता है। तो हम एक काम करते हैं, यही काम करते हैं कि z = क्योंकि एक रेडियस का है तो 1e⁻i θ हो जाएगा, dz निकालेंगे आप तो यू विल गेट व्हाट, i आगे आ जाएगा और e⁻i θ और dθ हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू 0 से 2π होगी, और जरा एक बात ध्यान से सुनिए, 0 से 2π चलिए रख देते हैं, ठीक है। और आपने रखा यहाँ पे वैल्यू, dz की वैल्यू हो गई i e⁻i⁻ dθ/z है, z मतलब e⁻i⁻, और नीचे sin z है तो sin अपना e⁻i⁻, ठीक। e⁻i⁻ से e⁻i⁻ कैंसिल हो गया। अब जो बचा क्या, इंटीग्रेशन बच रहा है, ऊपर i बच रहा है, dθ बच रहा है, नीचे sin e⁻i⁻ बच रहा है, ठीक है। तो i तो बाहर चला गया, इसको हम लिख सकते हैं i बाहर, ये हो जाएगा cosec e⁻i⁻ dθ, ठीक है भाई। और सर्कुलेशन कहाँ है, 0 से 2π का। और वैसे भी अगर आप देखते तो ये sin z जो था वो एक तरीके से आपका ऑड फंक्शन था, ऑड फंक्शन, ये भी ऑड फंक्शन है। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी देखी जाए, जो हम लोग ने क्लास 12th में सीखी थी, डेफिनेट इंटीग्रल, सीबीएसई वाले भी ने भी पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड वालों ने भी पढ़ा होगा, आईसीएसई वालों ने भी पढ़ा होगा। तो वहाँ पे क्या होता था, 0 से 2π का आंसर जो होता था, 0 से 2π में अगर कोई फंक्शन होता था dx या 2, आप ऐसे लिख लो 0 से 2a, तो वो दो पार्ट में टूटता था, 2 टाइम्स 0 से a fx dx, तब जब f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे कह लो कि इसके जगह पे अगर हम -π से +π कर दें, या जो भी है, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, तो ये इसके बराबर आ जाता था, तब हम लोग इसको 2 टाइम्स करते थे। अगर इसके बराबर नहीं आता था, नेगेटिव आता था, तो हमारा आंसर 0 होता था। तो ये फंक्शन ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन हमेशा माइनस निकाल के आपको देगा, तो इसका आंसर आपको क्या देगा, 0 देगा। सो आंसर इज 0। नेक्स्ट देखिए, लिखा था वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, इंटीग्रेशन वेयर द कंट्यूर वेयर द कंट्यूर कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, कंट्यूर इज द यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब वही mod z की वैल्यू 1 है, ठीक है।
कंट्यूर सी इज़ द यूनिट सर्कल ट्रांसवर्स क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये इसका मतलब आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज है। इज़ भैया क्लॉकवाइज होता तो क्या होता और एंटी क्लॉकवाइज होता तो क्या होता। देखिए बात सुनिएगा, ये सिंपल सा ऐसे लिखा हुआ है, यूनिट सर्कल है तो आप ये समझिए ना, जेड इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा होगा, 1 इंटू ई पावर आई थीटा होगा, ठीक है। अब इसे आप डी जेड निकालेंगे तो क्या निकलेगा भाई, आई बाहर आ जाएगा, ई पावर आई थीटा और डी थीटा हो जाएगा। ये उठा के रख देते हैं, उठा के रखेंगे तो वैल्यू भी क्या होगी, पूरे सर्कल पे घूमनी है, पूरी सर्कल में घूमनी है तो 0 से 2 पाई कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, 0 से 2 पाई कर लिया हमने, और डी जेड की जगह हो गया आई ई पावर आई थीटा डी थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा ई पावर 2 आई थीटा। एक ई पावर आई थीटा से एक ई पावर आई थीटा कैंसिल हो गया, आई बाहर गया, इंटीग्रेशन ई पावर माइनस आई थीटा 0 से 2 पाई डी थीटा। अब इसमें आप रखेंगे तो भैया हो, आई तो बाहर चला ही गया था, ई पावर आई थीटा का इंटीग्रेशन ई पावर आई थीटा अपॉन आई हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ई पावर माइनस आई थीटा था ना, इंटीग्रेशन ई पावर माइनस आई थीटा और माइनस आई से डिवाइड हो जाएगा, और 0 से 2 पाई रख देंगे तो ये कैंसिल हो गया, माइनस बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप रखेंगे ई पावर माइनस 2 पाई थीटा और सॉरी 2 पाई आई और माइनस लगाएंगे ई पावर 0, एक तरीके से 0 है तो भाई 0 ही रहेगा, ई पावर 0 की वैल्यू हो गई 1, माइनस अंदर है, सॉरी माइनस बाहर है, ई पावर माइनस 2 पाई आई और इसकी वैल्यू हो गई 1, ठीक है। अब बताइए ई पावर आई और थीटा, आइलर थ्योरम में अगर इसे ओपन करें, ई पावर आई थीटा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, और यहाँ तो 1 है, साइन में तो जितने पाई होते हैं सब 0 होते हैं, कॉस 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे ऐसे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ई पावर 1 अपॉन जेड लिख रखा है, ठीक है, सर्कल है अपना, यूनिट सर्कल है काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्या कहना क्या चाहता है, यूनिट सर्कल काउंटर क्लॉकवाइज, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है, सॉल्व करना है इसको। देखिए ऐसे तो इसमें पोल निकल ही नहीं रहे, ई पावर एक्स का वो सीरीज एक्सपेंशन देख लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे बढ़ता चलाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम इसके पोल की बात करें तो केवल जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ही होगा, जेड इज इक्वल टू 0 पे ही होगा, नीचे अगर जेड 0 ले लें तो वो भी हमारा इफेक्ट कहाँ से करेगा, दूसरे टर्म में, पहले टर्म से कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। उन सब के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट ही नहीं है, जेड की कोई भी वैल्यू रखेंगे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो यहाँ तक कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आंसर आएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो रेसिड्यू आ रहा है वो हमारा 1 आएगा, कोई फ़र्क नहीं है, जेड की कोई वैल्यू फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ 2 पाई आई का मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे, आंसर हमारा 2 पाई आई। नेक्स्ट देखिए, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया है ना, एग्जैक्ट वही सेम था, इससे पहले क्वेश्चन कराया था हमने, यूनिट सर्कल था, वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ था, सेम वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, है ना, तो वहाँ पे भी 0 आया था, यहाँ पे भी 0 ही है। नेक्स्ट देखिए, कॉस जेड अपॉन जेड, रेसिड्यू निकालना है जेड इक्वल टू 0 पे, तो ये कट कैंसिल हो जाएगा, जेड की वैल्यू 0 रखेंगे, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जैसे बताया वैसे निकालिएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहे कि इसे सॉल्व करना है, जेड मॉड जेड की वैल्यू 2 है, यानी 2 यूनिट का रेडियस है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी एंटी क्लॉकवाइज जिसे बोलते हैं, जेड इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, ओ सॉरी जेड इज इक्वल टू 2 हमारा वो रेडियस है, तो उसमें तो दोनों फॉल कर जाएंगे, जेड इज इक्वल टू 0 भी फॉल कर जाएगा, जेड इज इक्वल टू 1 भी फॉल कर जाएगा, तो यानी 2 रेसिड्यू निकलेंगे और दोनों को हम जोड़ लेंगे, उसे 2 पाई आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए अब रेसिड्यू एट जेड इज इक्वल टू 0 आप निकालोगे तो ये वाला कट जाएगा, तो 0 रखोगे तो एक तरीके से -2 अपॉन -1, यानी ये वाले पे आ जाएगा 2, दूसरा वाला रेसिड्यू जेड इज इक्वल टू 1 पे निकालोगे तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो 1 रखोगे तो 5 - 2 3 आया ऊपर, और 5 माइनस नीचे 5 ही रहेगा फिलहाल, कितना रखना है, 1 रखना है, सॉरी ठीक 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक, तो 3 और 2 5 हो गया, तो ये 5 निकल के आ गया, और इसमें आप क्या करेंगे 2 पाई आई से मल्टीप्लाई, तो ये 10 पाई आई, तो इसका आंसर कितना आ गया 10 पाई आई। नेक्स्ट देखिए, द जीरो ऑफ ऑर्डर इज़ नोन एज, ऑर्डर कितना लिखा नहीं है यहाँ पे इन्होंने, लेट्स से अगर ऑर्डर 1 अगर बोलते हैं, जीरो ऑफ ऑर्डर 1, तो उसे सिंपल 0 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिंगुलरिटीज़ ऑफ रैशनल फंक्शंस आर, रैशनल फंक्शन की जो जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स टाइप अगर होता है कुछ, तो किस तरीके की हमारी सिंगुलरिटी होती है भैया। देखिए
अगर एफ एक्स अपॉन जी, मतलब जैसे मान लीजिए फाई जेड अपॉन साइन जेड लिखा हुआ है मान लेते हैं, तो ये कैसी होती है, पोल ही तो होते हैं, है ना, पोल्स होते हैं ये तो। अभी इसेंशियल और नॉन इसेंशियल तो वो देखने के पता चलेगा। नेक्स्ट देखिए, जेड इज गो टू इन्फिनिटी पे इसकी रेसिड्यू निकाली, तो जेड इज गो टू इन्फिनिटी पे निकालने का तरीका और ढंग जो है वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा अलग नहीं मतलब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर देते हैं एफ जेड को, बस माइनस जेड से। तो अब जैसे माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस जेड इंटू जेड पावर 3 अपॉन जेड स्क्वायर -1। तो ये भैया देखिए, ऊपर ऊपर तो वैसे पावर ज़्यादा थी जेड पावर 3, अब तो और ज़्यादा हो गया, जेड पावर 4 हो गया। तो अब जब इन्फिनिटी रखेंगे अभी, तो भी भैया ये जेड पावर ऊपर ज़्यादा बचेगी ना, तो ऊपर जेड ज़्यादा रह जाएगा, और जेड ज़्यादा रह जाएगा तो इन्फिनिटी रखना ही पड़ेगा, क्या करें, तो इन्फिनिटी आ ही जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाँ यहीं अगर ये पावर क्या करता, नीचे लेट से 4 कर देता, तो ऊपर जब जेड से मल्टीप्लाई करते तो जेड पावर 4 हो जाता, तो जेड पावर 4 और एक माइनस तो ऊपर रहता ही, नीचे से जेड पावर 4 कॉमन लेते 1/1 माइनस जेड पावर 4 आ जाता, ये कैंसिल हो जाता, और जैसे आप इन्फिनिटी रखते थे 0 हो जाता और -1 हमारा आंसर आ जाता, ये वाला आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं इन्होंने, कोई बात नहीं है। इस पर आ जाइए, वैल्यू ऑफ दिस इज़, ये साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा है बच्चों, ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है मुझे, ये साइन एक्स अपॉन एक्स है, ठीक। तो भैया इस पर पहले तो पोल एक तरीके से पता है, ये यही लिखा हुआ है, साइन जेड अपॉन जेड, ठीक है। तो आपको बात बताएं, इसकी वैल्यू एक्सटेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 1 होती है, देखिए ऑप्शन में भी 1 कहीं है नहीं, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ये ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एफ जेड हैज़ अ जीरो ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट एंड जी जेड हैज़ अ पोल, ठीक है, पोल है ऑफ ऑर्डर एन एट जेड नॉट एंड एन इज़ लेस देन इक्वल टू एम, देन द प्रोडक्ट एफ जेड इंटू डी जेड जी जेड हैज़ एट जेड नॉट पे इस पर क्या बोलेंगे। देखिए एफ जेड के पास ज़ीरो है, ज़ीरो से कोई दिक्कत नहीं, सिंगुलैरिटी की का मतलब होता है, और जी जेड के पास एन ऑर्डर का पोल है, ठीक है, इसके पास एम ऑर्डर का ज़ीरो है, इसके पास एन ऑर्डर का पोल है, और एन की वैल्यू जो है वो एम से छोटी है या बराबर है, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। उनका प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ऐसे में देखिए, अगर ऊपर हम ऐसे लिखे कुछ जेड माइनस ए पावर, ऊपर एम था ना, और नीचे जेड माइनस ए पावर एन, ए या जेड नॉट लिख लो, तो आप जब इसे कैंसिल करोगे और एम हमारा बड़ा है, तो देखिए भाई एम अगर बड़ा है भाई तो आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट, देन एफ जेड की वैल्यू अगर ऐसे लिख रखी है एट जेड नॉट हैज़, तो ऐसे में देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, नीचे मान लीजिए जो भी लिखी है पावर, मान लेते हैं जेड माइनस ए पावर कुछ लिखा हुआ लेट से एम, आप उसका ऊपर डिफ्रेंशिएशन लिखोगे तो एम आगे आ जाएगा और एक कम हो जाएगा बच्चों, जब एक कम हो जाएगा उससे काटोगे तो सिर्फ एक ही माइनस में रह जाएगा, नहीं एक ही सिंपल पोल रह जाएगा, -1 को नीचे ले जाओगे जेड माइनस एक बच जाएगा तो सिंपल पोल रह जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ़ एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट देन एट जेड नॉट 1/f जेड हैज़, अगर उसे पोल ऑफ ऑर्डर एम है उसके पास, उसे 1/m कर दें, ठीक, तो ये क्या होता है, इसे रिमूव कर सकते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गई भाई, पोल है नीचे लिखा है, आप उसका उल्टा करोगे तो ऊपर आ जाएगी, तो यानी आपने क्या कर दिया, अब ये पोल कहाँ रहा, ये तो रिमूव हो सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन तो वो वाला भी था जिसमें एम और एन था। क्या कह रहा है, जीरोज ऑफ साइन 1 मैनेजेड इनवर्स, इसे ज़ीरो निकाले, तो ज़ीरो निकालने के लिए इसे ज़ीरो कर दीजिए, तो जब इसको ज़ीरो करेंगे तो देखिए साइन ज़ीरो कब होता है, जब एन पाई होता है, ठीक, तो 1 माइनस जेड इनवर्स का ये आ गया, 1 को जेड इनवर्स को उधर भेजिए तो 1 माइनस एन पाई हो गया, जेड इनवर्स जेड निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा इसका, 1/1 माइनस एन पाई, कहाँ लिखा हुआ है 1/1 माइनस एन पाई, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, क्या होगा इसका, कह रहे जेड बराबर ज़ीरो, इसमें क्या कर सकते हैं, तो अगर जेड बराबर ज़ीरो हम रख दें बच्चों, तो भाई दिक्कत ये करेगा, 10 0 तो ज़ीरो हो जाएगा, तो अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें, देखिए अगर फाइनाइट नंबर ऑफ जेड पावर होती है तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, अगर इनफाइनाइट होती है तो नहीं कर पाते, तो इसे रिमूव कर सकते हैं, इसलिए रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एफ जेड हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नॉट, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एफ ऑफ जेड स्क्वायर हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर डैश एट जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए जितनी पावर आप बढ़ाते हैं
वो पावर आगे आ जाती, तो यहाँ पे 2m हो जाएगा। पोल ऑफ ऑर्डर ये m है तो वो 2m हो जाएगा, अगर 3 होता तो 3m हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैज़ अ सिंपल जीरो एट z इज, इसमें किसके पास एंड एन इसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इज 1। ठीक है, ज़ीरो सिंपल ज़ीरो है z इज ज़ीरो पर, लेकिन इसेंशियल सिंगुलरिटी है 1 पर। ठीक है, फंक्शन देख के पता चल जाएगा। अगर आप पहले वाले को देखें तो देखिए ज़ीरो अगर करें हम इसको तो z इज ज़ीरो तो मिल ही जाएगा, तो सिंपल बोली तो सही हो रहा है, मतलब जिसमें जिसमें z ऊपर लिखा हुआ है वो सब ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे z बराबर 1 निकल के आएगा जीरो के लिए। तो इन दोनों में अब देखिए इसको चेक कीजिए, इसको कह रहे z बराबर 1 पे इसेंशियल सिंगुलरिटी होनी चाहिए। तो देखते हैं, अगर e पावर 1 अपॉन z माइनस 1 को अगर हम सॉल्व करें तो ही तो इसमें z बराबर 1 निकल के आएगा। इसमें क्या निकल के आएगा, इसमें है 1 प्लस जेड, तो z बराबर क्या निकलेगा -1, तो ये तो गलत वैसे भी है। तो आंसर ऑप्शन ए, यहीं से कुछ चेक ही नहीं करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, इफ़ एफ जेड इजक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अच्छा ये बताइए, ये तो पूरी की पूरी लॉरेंट सीरीज लिख दी इन्होंने, क्योंकि माइनस नेगेटिव वाला भी दे दिया इन्होंने। इज रिप्रेजेंटेड एज द लॉरेंट सीरीज देन जेड नॉट इज अ रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इफ, देखिए एन की वैल्यू इस सुबह में भी बताया था लेस देन जीरो पे होता है ये, ए एन की वैल्यू जीरो हो और एन की वैल्यू लेस देन जीरो हो, तब इसे हम बोलते हैं रिमूवेबल सिंगुलरिटी। नीचे फिर नेक्स्ट देखिए, द फंक्शन एफ जेड इज साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर एट जेड इज 1 हैज़, भैया जेड इज 1, ये थोड़ा सॉल्व कर लीजिए ना। अगर आप देख पा रहे होंगे साइन जेड, नीचे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है, तो लगा लीजिए, दोनों पे स्क्वायर लगेगा। अगर जेड इज 1 देखे तो इसमें जेड इज 1 निकलेगा, वो पोल ऑफ ऑर्डर 2 है, दिख रही बात, पोल ऑफ ऑर्डर 2। और जेड इज -1 पे भी देखते तो वो भी पोल ऑफ ऑर्डर 2 निकलता। नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ रेशनल फंक्शन हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट जेड नॉट देन इट्स डेरिवेटिव हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एट जेड नॉट। देखिए जो भी लिखा होगा उसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसका ऑर्डर जो होगा, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी ही सीधी सी बात है। क्या, अगर वो पोल है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऑर्डर m का है, तो जब आप पोल है तो वो डिनोमिनेटर में लिखा होगा। और जब आपको पता है 1 अपॉन वाली चीज़ों का डिफरेंशिएशन जब आप करते हैं बच्चों, ठीक है, तो क्या होता है, जब इसे आप ऊपर लिखोगे तो माइनस m लिखो, डिफरेंशिएशन ऑफ z माइनस ए पावर माइनस m, आपको पता है ना डिफरेंशिएशन में माइनस अगर होता है तो इसकी पावर एक बढ़ जाती है, मतलब एक बार घटाओगे तो -1 आएगा ना, तो अब जब वापस लिखोगे तो 1 अपॉन क्या लिखो, z माइनस ए पावर m प्लस 1, तो एक ऑर्डर बढ़ जाता है, यानी पोल का डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका ऑर्डर एक और बढ़ जाता है, तो m+1 हो जाएगा। द जीरो ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इज नोन एज सिंपल जीरो। ठीक, नेक्स्ट देखिए, लिखा है द पोल ऑफ फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड अपॉन कॉस जेड आर एट, किस पे होगा भैया, इसका पोल किस पे निकलेगा, नीचे वाला जीरो करो, मतलब कॉस जेड को जीरो किए, कॉस जेड जीरो कब होता है, जीरो पे 90 पे जीरो होता है, यानी π/2 वाले चीज़ों पे जीरो होता है। देखिए और π/2 कहाँ पे, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी है नहीं, ये भी है नहीं, देखिए यही वाला है आपका आंसर, दिख रहा है, सिंपल था। अरे भैया कॉस का आपको जनरल फॉर्मूला नहीं पता, पता होना चाहिए, 2n पाई प्लस थीटा, तो भैया यहाँ से जेड हटेगा, है ना, और π/2 हो जाएगा, है ना, ये तो उसका जनरल होता है। लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो इस पर भी फॉलो करेगा। रखिए जरा, आप रख के देखिए, रख के दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया खत्म, 1 π/2 यानी π/2 पे 0 देगा कॉस, ठीक है। फिर आप 1 रखिए तो 2 1 3 3 π/2, 3 π/2 पे भी हमारा कॉस क्या होता है, 0 देता है, तो यानी ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस MCQ जिसका हम लोग कर रहे हैं, ये तो आप जान ही रहे होंगे ये कौन है, दैट्स मी। फॉर द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई पावर 1 अपॉन जेड, द पॉइंट जेड इज इक्वल टू 0 इज अ, क्या है भैया, अगर आप देखेंगे ई की पावर 1 अपॉन जेड, इसको पता है आप एक्सपेंड करेंगे तो आएगा 1 + 1 अपॉन, ऐसे करके बनेगा ना, पूरी सीरीज बन जाएगी। तो जेड इज इक्वल टू 0 क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी, इस पर इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, है ना, तो ये उसकी बात हो गई। अच्छा तो भैया वो कॉम्प्लेक्स का भी ख़त्म हो चुका है। इससे पहले हम लोगों ने मेट्रिक स्पेस के भी कर रखे हैं, ये अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है ये, इसको देख करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, सब कुछ कंप्लीट होगा, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। बस क्या बचा है हमारे पास, ऑपरेशन रिसर्च के 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है,
लास्ट के 2 चैप्टर्स बचे हैं, जो कि अगले 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़िए, फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। एक ही एक बार तो पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव एक बार ही ज़रूर पढ़िएगा। इस बात के लिए मैं प्रेशर दे रहा हूँ, आप समझिएगा बात को तब जब आप ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे तो आपको सब कुछ आ रहा होगा। एक बार डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। कहीं कहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ बुक जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है, उससे बहुत समय बर्बाद किया, बहुत ज़्यादा फालतू के चीज़ें दे रखी थी, क्या करें, लेकिन करवाना ज़रूरी है, कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऑपरेशन रिसर्च के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वैथ पर रुपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।